फिल्म की शुरुआत में हमें 2013 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी में हमें राघवन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि मुंबई पुलिस में एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। और यहाँ हम देखते हैं कि राघवन अपने पुलिस के आईडी कार्ड से टैक्स ले रहा है। मतलब राघवन एक बहुत बड़ा एडिक्ट है। उसी पार्टी में उसे सिमी नाम की एक लड़की पसंद आती है, तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। जाते वक्त राघवन अपने डीलर नगर के सामने अपनी गाड़ी रोक के उसे फोन करता है उससे माल लेने के लिए, पर वो डीलर फोन ही नहीं उठाता। यहाँ हमें उस डीलर को दिखाया जाता है जो राघवन को माल देता था। सब लोग उस डीलर को चाचा कह के बुलाते थे, पर उस चाचा के घर में एक आदमी घुस के उसे हथौड़ा लेके मार देता है। और इधर राघवन चाचा को लगातार फोन कर रहा था, और चाचा के फोन ना उठाने की वजह से वो खुद उसके घर आता है। सिमी उसका बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही थी। राघवन जब चाचा के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि चाचा को किसी ने मार दिया है, और खूनी ने उस हथौड़े को अभी भी वहीं पे रखा है। राघवन इधर उधर चेक करता है और उसके घर में से माल ले लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो आदमी जिसने चाचा को मार डाला था वो अब भी वहीं मौजूद है और राघवन को देख रहा है। तभी वहाँ उस घर में उस चाचा का पड़ोसी आता है। राघवन उसे कहता है कि चाचा घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं। तब वो पड़ोसी उसे पूछता है कि तू कौन है, मैंने पहले तो तुझे कभी नहीं देखा। तभी राघवन वहाँ पड़े हथौड़े से उस पड़ोसी को मार देता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले दिन पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम वाले उस मर्डर वाली जगह पहुँचते हैं और वहाँ राघवन भी क्लीन शेव करके एक पुलिस ऑफिसर की तरह आता है। फॉरेंसिक टीम वाले उसे बताते हैं कि दोनों विक्टिम्स का सिर पत्थर से कुचला गया है, जिस वजह से उनकी मौत हुई। इनमें से एक डीलर था और दूसरा उसका पड़ोसी था। दरअसल उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ राघवन ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं, जबकि उस पड़ोसी को तो उसे ने मारा था, लेकिन वो यहाँ किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि पता था तो वो खुद फंसता। जिसके बाद राघवन पुलिस स्टेशन आता है। यहाँ उसके लिए एक अनजान आदमी एक हथौड़ा पेपर में लपेट के दे जाता है। ये वही हथौड़ा था जो राघवन ने उससे चाचा के घर पे देखा था। साथ ही उसे एक फोन आता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता, जिस वजह से राघवन सोच में पड़ गया था। अब हमें 2.5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, मतलब 2015 का समय। इन 2.5 सालों में शहर में 9 मर्डर्स हो चुके हैं और कातिल का अभी तक पता नहीं चला। एक दिन सिंधी तलवाई नाम का आदमी पुलिस के सामने सरेंडर करता है और कहता है कि पिछले 2.5 साल में जो 9 मर्डर्स हुए हैं वो उसी ने किए हैं। वो पुलिस वालों को कहता है कि वो जो भी कहेगा एसीपी राघवन के सामने ही कहेगा। जब राघवन को उसके असिस्टेंट इस बारे में बताते हैं तो वो उन्हें सिंधी तलवाई को पूछताछ के लिए एक सेफ हाउस में लाने कहता है, जहाँ पे कमिश्नर साहब भी रहेंगे। दरअसल उस आदमी का असली नाम रमन था। कमिश्नर उसे पूछता है कि क्या सिंधी तलवाई तेरा असली नाम है? तब वो जवाब देता है कि अब तो यही नाम है, मैंने खुद ही इस नाम को चूज किया है। कुछ सालों पहले राघव नाम का जो साइको किलर था उसका असली नाम सिंधी तलवाई था, इसलिए मैंने अपना नाम सिंधी तलवाई रख लिया। राघवन उसे पूछता है कि मैंने पहले भी कहीं देखा है तुझे, क्या तूने 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में राघवन नाम के पुलिस ऑफिसर के लिए फोन किया था? इस पर रमन उसे जवाब देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। रमन आगे उन्हें बताता है कि मेरे पास मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं था, बस मेरा मन किया तो मैंने मार दिया। जब मुझे सोने की जगह नहीं मिली तो मैंने मार दिया। और इसी तरह की बहुत बकबक करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। राघवन अपने असिस्टेंट को कहता है सुबह रेलवे स्टेशन पे जहाँ अखबार छाटा जाता है वहाँ जाके पूछो रमन के बारे में, वहाँ के लोग पहचानते होंगे इसको। जब अखबार में मर्डर की खबर आती है तो वो इस खबर को पढ़ता है और आके बैठ जाता है हमारे स्टेशन के बाहर। उसके हिसाब से उसने सबको सड़क पे मारा है, लेकिन हमें सड़क पे सिर्फ 2 बॉडीज मिली है, बाकी तो स्लम्स में मिली है। मतलब ये पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस स्टेशन में खाने को और सोने को मिलता है, इसलिए अखबार में खबर पढ़ते ही हमारे पुलिस स्टेशन के सामने आकर बैठ जाता है। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो इसके चक्कर में असली कातिल बच जाएगा। इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, उसे एक कमरे में ले जाके बहुत मारो, पीने को पानी मत दो, खाना मत दो और सोने मत दो, फिर वो अपने आप सच बोलेगा। कमिश्नर भी वहाँ आके पूछता है कि कहाँ से पकड़ना है इस जोकर को। तब राघवन का असिस्टेंट बताता है कि रमन ने खुद ही सरेंडर किया है और मैंने उसको पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत बार देखा है। फिर पुलिस वाले रमन को एक कमरे में ले जाके उसे बहुत मारते हैं। उसे पूछते हैं कि तूने सच में किसी का मर्डर किया है या ऐसे ही यहाँ आया है। वो लोग उसे भाई बंद कर देते हैं। अब 3 दिन हो चुके थे, रमन अब भी उसी कमरे में बंद था। वो भूख से बहुत चीखता चिल्लाता है और उसकी आवाज बाहर क्रिकेट खेलने वाले कुछ लड़के सुन लेते हैं। वो लड़के उस कमरे के पास आके उसका दरवाजा खोल देते हैं। अब रमन आजाद था। वो ऐसे ही भटकते हुए किसी जगह पानी पीता है
है। तभी वहाँ पास ही में उसे एक औरत खाना बनाते हुए दिखाई देती है। न जाने उसके मन में क्या आता है, वो बड़ा सा पत्थर उठा के उस औरत को मारने जाता है। शायद वो सोच रहा था कि औरत अकेली है, उसे मार के खाना ले लेगा। लेकिन जब वो उस औरत के नजदीक जाता है तो दिखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उन्हें देखकर वो पत्थर वहीं फेंक के वहाँ से चला जाता है। अब रमन ऐसे ही सड़कों पर भटक रहा था। रास्ते में उसे एक स्टील की दुकान दिखाई देती है तो वो वहाँ से एक रॉड उठाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे उस स्टील की दुकान का मालिक आता है और उसे रोकता है। रमन उसे पूछता है कि आपके पास इतने सारे रॉड है, क्या इनमें से मुझे एक मिल सकता है? लेकिन रमन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दुकान का मालिक उसे वो रॉड नहीं देता। फिर रमन वहाँ से चला जाता है। आगे उसे एक बीच पे हेलमेट मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है। फिर आगे रास्ते में उसे किसी का आना खाया हुआ खाने का पैकेट मिलता है तो वो उसे उठा के एक जगह रख के खाने लगता है। तभी वह उसे जमीन पे पड़ा एक रॉड दिखता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है। आगे हमें रमन की बहन लक्ष्मी को दिखाया जाता है जो उस वक्त अपने बेटे को लेने स्कूल गई थी। जब वो अपने फ्लैट के पास वापस आती है तो देखती है कि रमन वहाँ आया है। वो उसे अचानक वहाँ देख के डर जाती है। वो अपने बेटे को घर में भेजकर रमन से कहती है कि तू अंदर नहीं आ सकता। तब रमन उसे बताता है कि मेरी शक्ल देख, लोगों ने मुझे बहुत मारा है, मैं इतने दूर से चल के आया हूँ और मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये सुन के उसकी बहन उसे कहती है कि तू इधर ही बैठ, मैं तुझे ये खाना ला के देती हूँ। तब रमन उसे जवाब देता है कि मैं 60 साल बाद तेरे पास आया हूँ और मुझे भीख नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ खाने को दे दे। मैं हाथ मुँह धो के साफ कपड़े पहन के चला जाऊंगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे। और तब तक वहाँ के पड़ोसी भी उन्हें झाँक के देखने लगते हैं, इसीलिए लक्ष्मी उसे अपने घर के अंदर आने देती है। फिर रमन नहाने जाता है। लक्ष्मी बाथरूम के बाहर खड़े होकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बहुत ही मुश्किल से अच्छा आदमी मिला है तो उसके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल के मेरी जिंदगी मत खराब कर। अब रमन नहा धो के तैयार हो जाता है। तब तक लक्ष्मी का पति भी घर पे आ चुका था। घर में उसके जीजा की फैमिली की फोटोज लगी रहती है लेकिन रमन की बहन ने उसकी एक भी फोटो नहीं लगाई थी। ये देख के रमन अपने जीजा से कहता है कि तुम अपने फैमिली से कितना प्यार करते हो, पर मेरी बहन मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसने मेरी एक भी फोटो नहीं लगाई है। तब उसका जीजा उसे कहता है कि प्यार करने लायक किया क्या है आपने? आपकी बहन ने मुझे आपके बारे में काफी कुछ बताया है। खैर आप पुरानी बातें छोड़िए और खाना खाइए। तब रमन अपने जीजा से कहता है कि आप खोल के बोलिए ना, आपको क्या बोलना है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसा खाना हजम होगा? क्या पता तुम लोगों ने मेरे खाने में जहर मिला दिया होगा। तो ऐसा कह के वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका जीजा दरवाजे की कुंडी लगा देता है और लक्ष्मी डर के रोने लगती है। उसे लगता है कि उसके सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। तभी उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। जब लक्ष्मी का पति दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर रमन हेलमेट डाले खड़ा है और उसके हाथ में रॉड है। वो तेजी से भागते हुए अपने जीजा की तरफ आता है और उसे रॉड से मार देता है। फिर रमन दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और अपने जीजा से पूछता है कि बोल और क्या क्या पता है तेरी बीवी ने मेरे बारे में। रमन की बहन भी उसे चीख चीख के कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया इनको तेरे बारे में। रमन का जीजा जो कि वहाँ जख्मी पड़ा था वो उसे कहता है कि मुझे तेरी बहन ने सिर्फ इतना बताया है कि तो बचपन में उसे बहुत मारता था। ये सुन के रमन उसे कहता है कि फिर तो इसने कुछ भी नहीं बताया तुझे मेरे बारे में। फिर रमन लक्ष्मी को चिकन लेने के लिए मार्केट भेजता है। रास्ते में लक्ष्मी वहाँ पुलिस वालों को देखकर उसे रमन के बारे में बताने का सोचती है। वो उन्हें बताने के लिए उनके पास भी जाती है लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसका जख्मी पति और बच्चा रमन के कब्जे में था। वो घर वापस आती है। यहाँ बात ये है कि लक्ष्मी पहले अपने पति के जेरोक्स के दुकान में काम करती थी और उसके पहले पत्नी के मरने के बाद लक्ष्मी और उसने शादी कर ली थी, मतलब लक्ष्मी उसकी दूसरी बीवी थी। अब रमन यही बात पकड़ के अपनी बहन से गंदी बातें करने लगता है लेकिन लक्ष्मी उसकी बातें इग्नोर करते हुए चिकन बनाने लगती है। लक्ष्मी का पति रमन से पूछता है कि आखिर तुझे क्या चाहिए? तब रमन उसे जवाब देता है कि इज्जत, जो तेरी बीवी मुझे देती नहीं और तेरी आंखों में दिखती नहीं। तभी उनके घर पे अंडा पाव बेचने वाला आता है तो रमन उसे भी भगा देता है। कहता है कि यहाँ की दीदी मर गई। रमन लक्ष्मी से पैसे मांगता है तो लक्ष्मी उसे 1200 रुपए देती है। फिर रमन अपने जीजा के पास से भी पैसे ले लेता है। बाद में वो लक्ष्मी के कान के रिंग्स भी मांगता है तो लक्ष्मी उसे अपने कान के रिंग्स भी दे देती है। फिर वो लक्ष्मी का मंगलसूत्र मांगता है। तब लक्ष्मी उसे जवाब देती है कि मंगलसूत्र नहीं है मेरे पास, मैंने उसे गिरवी रखा है। तब रमन उसे पूछता है कि क्यों गिरवी रखा है, तेरा पति कमाता नहीं? तब लक्ष्मी उसे कहती है कि तुझे क्या करना है कि वो कितना कमाता है, तो चुपचाप खाना खा के यहाँ से जाता क्यों नहीं? तब रमन उसे कहता है कि खाना बनने में टाइम लगता है, तब तक मैं यहाँ पे क्या करूँ, करने को है ही क्या यहाँ पे, तेरे पति की शक्ल देखो
देखूं तो देखने लायक बची ही नहीं। तब लक्ष्मी उसे कहती है कि अब तेरे को करना है क्या। ऐसा कह के वो रमन के शर्ट के बटन खोलने लगती है। कहती है कि फटाफट कर ले और निकल ले यहाँ से। दरअसल रमन बचपन में भी लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करता था। रमन उसे कहता है कि रुक जा, क्या कर रही है, लेकिन लक्ष्मी नहीं रुकती। वो रमन के कपड़े खोलने लगती है। रमन उससे बहुत रोकने की कोशिश करता है और बाद में गुस्से से लक्ष्मी को नीचे ढकेल देता है। फिर रॉड से उसका सर फोड़ के मार देता है। उसका जीजा भी ये सब देख रहा था। फिर रमन अपने जीजा को भी मार देता है, जिसके बाद रमन उस रोड को धोता है और बाहर से अखबार का बंडल खरीद लाता है और उन्हें बाहर की खिड़कियों पर लगा देता है, जिससे कि बाहर से कोई अंदर न देख सके। फिर वो लक्ष्मी के बेटे के सामने बैठ के आराम से चिकन खाता है और आखिर में उस बच्चे को भी मार के वहाँ से चला जाता है। अब हमें 5 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के घर के अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। तब पुलिस को इन मर्डर्स के बारे में पता चलता है और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि राघवन ही होता है। राघवन घर के अंदर जाके जांच कर रहा था और इसी बीच वो उसी घर के किचन की प्लेट लेके माल भी फूकता है और फिर उस प्लेट को पोंछ के वापस भी रख देता है। अब राघवन को उस घर की जांच के दौरान रमन और लक्ष्मी की तस्वीर भी मिलती है, जिस वजह से राघवन को यकीन हो जाता है कि मर्डर्स में रमन का हाथ है। साथ ही पुलिस वालों को एक गवाह भी मिलता है, वो अंडा पाव बेचने वाला, जो उस दिन लक्ष्मी के घर अंडा पाव बेचने आया था और उसने रमन को देखा था। जिसके बाद राघवन अपने गर्लफ्रेंड सिमी के घर जाता है, लेकिन राघवन एक नशेड़ी था। वो सिमी के साथ भी बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है। वो उसे मारता है, गालियां देता है, धमकी देता है, यहाँ तक कि अब तक उसने सिमी का 3 बार अबॉर्शन करवाया है। लेकिन इन सब के बावजूद राघवन खुद भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती थी। और इधर रमन ने राघवन पर पूरी नजर रखी हुई थी। वो सिमी और राघवन को साथ में देखकर सोचता है कि राघवन इस लड़के में मजा ढूंढ रहा है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। फिर राघवन और उसकी टीम एक होटल वाले से पूछताछ करते हैं, जिसने रमन का फोटो देखकर उसे पहचाना था। वो होटल वाला सोना गिरवी रख के लोन देने का भी काम करता था। वो होटल वाला पुलिस वालों को बताता है कि रमन 2 हफ्तों पहले पहली बार मेरे पास आया था। उसके पास ना कोई फोन है ना पता। पहली बार जब वो मेरे पास आया था तो बहुत सारा सोना गिरवी रखने लाया था। मैंने वो सोना गिरवी रख लिया और उसे कुछ पैसे दे दिए। उसे कुछ हिसाब किताब नहीं आता तो मेरा कुछ फायदा हो जाता है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो वांटेड है तो मैं खुद आपको फोन कर देता। वो कभी कभी अपने आप को रमन बोलता है, कभी राम और कभी रमन्ना। बोल रहा था कि वो अपना पार्टनर ढूंढ रहा है, रमन का राघव। ये सब सुन के राघवन उस आदमी से पूछता है कि उसने कभी बताया कि उसे राघव कैसे मिलेगा। तब वो आदमी जवाब देता है कि पिछली बार जब वो आया था तो बोल रहा था कि मुझे मिल गया मेरा राघव, और उस राघव को नहीं पता कि वो मेरा राघव है। इधर रमन सड़कों पर ऐसे ही भटक रहा था अपना रॉड लेके। पुलिस वाले भी रमन की तलाश कर रहे थे। रमन भी ये देख लेता है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अगले दिन लक्ष्मी और उसके पति और बेटे की मर्डर की खबर अखबार में आती है। जब एक आदमी ये खबर पढ़ रहा होता है तो रमन भी ये न्यूज देख लेता है। जब वो आदमी रमन को देखता है तो हंसने लगता है, क्योंकि रमन ने उसके बहन के रिंग्स अपने कान में पहन रखी थी। तब रमन उसे धमकाता है और कहता है कि जब ये रॉड तेरे सिर पे पड़ेगा तो हंसना भूल जाएगा। तू अखबार नहीं पढ़ता। एक ही परिवार के 3 जनों की हत्या, मेरी बहन थी, वो तेरी तरह ही बहुत हंस रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने उसी के कान के रिंग्स पहने हैं। ये सब सुन के वो आदमी डर के चुप हो जाता है। फिर रमन एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करने लगता है। उस बिल्डिंग में जहाँ से उसे राघवन की गर्लफ्रेंड का घर दिखाई देता हो, वो उन पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सिमी के घर की एक चाबी उसकी नौकरानी के पास रहती है और वो उसे लेकर जा रही है। तो वो उस नौकरानी का पीछा करता है और रात को मौका देखकर उस नौकरानी को और उसके पति को मार डालता है। फिर वो सिमी के घर की चाबी लेके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस वाले और राघवन उस जगह पर पहुँचते हैं मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने। साथ ही सिमी भी वहाँ पर आई थी। सिमी पुलिस वालों को कहती है कि मेरे घर की एक चाबी मेरे नौकरानी के पास थी, अगर मिले तो मुझे दे देना। रमन अपना रॉड मर्डर करके वहीं पर छोड़ गया था। तभी पुलिस वालों को उस होटल वाले आदमी का फोन आता है कि रमन वहाँ आया हुआ है। तो राघवन अपनी टीम के साथ तुरंत ही उस होटल की तरफ निकल पड़ता है। उस होटल वाले ने रमन को अपनी बातों में उलझा के रखा था। वो रमन से पूछता है कि क्या तुझे तेरा राघव मिल गया। तो रमन उसे जवाब देता है कि हाँ मिल गया, बहुत खातिरदारी की उसने मेरी। तभी पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और रमन को पकड़ के ले जाने लगती है। रमन समझ जाता है कि उस होटल वाले ने पुलिस को उसके बारे में बताया है। पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन
तभी रमन जैसे तैसे उनके जंगल से भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे। राघवन को भी इस बात का पता चलता है कि रमन भाग गया है, तो वो भी उसे ढूंढने लगता है, पर रमन किसी के हाथ नहीं लगता। वो एक नाले के अंदर जाके छुप जाता है और वहाँ वो मुंह में पाइप लगाकर सांस ले रहा था, इसीलिए पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। पर पुलिस के हाथ उसका जो शर्ट लगा था उसमें उनको एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने पिछले 28 साल में जितने भी मर्डर्स किए थे और क्यों किए थे वो सब लिखा हुआ था। इधर राघवन की माँ उसे शादी के लिए फोन करती है, पर राघवन उन्हें कहता है कि उसे शादी नहीं करनी। सिमी भी ये सब बातें सुन रही थी और वो अब राघवन के इस बर्ताव से परेशान हो गई थी। इधर पुलिस के जाने के बाद रमन उस नाले में से निकलता है और सीधा उस होटल वाले के पास जाके उसका गला काट के मार डालता है, क्योंकि उसने उसके बारे में पुलिस वालों को बताया था। फिर वो अपने किसी जानने वाले के पास जाके एक रॉड लेता है और लोहार की भट्टी में जाके उससे एक हथौड़ी बनवाता है। इधर राघवन अपने पिता से मिलने जाता है, जो उसे एक स्वामी जी से मिलवाते हैं। राघवन के पिता उसे पूछता है कि तुमने ये चश्मा क्यों लगा के रखा है, स्टाइल मार रहे हो, उतार दो इसको। तो राघवन अपना चश्मा उतारता है, पर उसे रोशनी से तकलीफ हो रही थी। जब उसके पिता उसे इसके बारे में पूछते हैं तो राघवन उन्हें बताता है कि मैं रात को सोया नहीं था। साथ ही उसके पिता राघवन की नाक के पास सफेद पाउडर यानी माल भी देख लेते हैं और गुस्से से राघवन को बाहर भेज देते हैं। फिर वो वहाँ बैठे स्वामी जी से कहते हैं कि मैंने राघवन को बहुत समझाया कि तू पुलिस वाला है और नशा मत कर, अगर पकड़ा गया तो सस्पेक्ट होगा और जेल में जाएगा, ऊपर से बेइज्जती होगी और मीडिया में अलग थू होगी। पर ये समझता ही नहीं और ये सभी बातें राघवन भी बाहर से सुन रहा था। फिर जब राघवन के पिता उसे फिर से बाथरूम में देखते हैं तो उसे थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि क्या करा तो तेरा ट्रांसफर अपने गाँव में, वहाँ हम बाप बेटे मिलकर फूकेंगे। लेकिन अब राघवन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पिता का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन फिर उनके पैर छू के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने किसी अफ्रीकन डीलर के अड्डे पे जाता है, लेकिन वहाँ पे उस डीलर के साथ एक और आदमी था जो राघवन पे बंदूक तान देता है। तो गुस्से में राघवन उस दूसरे अफ्रीकी डीलर को गोली मार के मार डालता है, जिसे देखकर वो पहला डीलर और राघवन के बीच हाथापाई होती है और वो राघवन पे बंदूक तान देता है। लेकिन फिर वो जमीन पे गोली चला के राघवन को एक माल का पैकेट देके चला जाता है। इधर जब सिमी एक सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाती है तो रमन उसके पास आता है। वो उसे इधर उधर की कुछ बातें करके एक कार्ड देके चला जाता है। जब सिमी वो कार्ड देखती है तो उसमें रमन की आधी तस्वीर और राघवन की आधी तस्वीर होती है। फिर रमन शहर में लोगों को मुहर्रम और दशहरा मनाते हुए देखता है, क्योंकि उस दिन दशहरा और मुहर्रम एक ही दिन था। एक तरफ रावण जल रहा था तो दूसरी तरफ मातम मन रहा था। और इधर राघव एक क्लब में जाता है, वहाँ पे उसे अंकिता नाम की एक लड़की पसंद आती है, तो वो उसे अपने साथ लाता है और वो भी सिमी के घर पे। वो अंकिता को बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। ये देख के अंकिता उस पर हंसने लगती है, जिस वजह से राघवन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। सिमी भी ये सब देख रही थी, वो बहुत ही गुस्से से राघवन की तरफ देख रही थी, लेकिन राघवन को तो इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस अपना माल ढूंढने में लगा था। वो सिमी से पूछता है कि मेरा माल कहाँ है, सब खत्म कर दिया क्या तूने? तब सिमी उसे पूछती है कि उसे यहाँ क्यों लेके आया है। तब राघवन उसे जवाब देता है क्यों नहीं ला सकता यहाँ, और भी तो लोग आते हैं इधर। तब सिमी उसे जवाब देती है कि कोई नहीं आता यहाँ। लेकिन ये सुन के राघवन उस पे हंसने लगता है, कहता है कि कौन कौन आता है यहाँ, इसकी लिस्ट दूं क्या मैं तुझे, किस किस की गाड़ी लेने आती है तुझे और कहाँ कहाँ जाती है तू, दुबई की शेखों के ने शोज करने जाती है तू। अब ये सब सुन के सिमी को बहुत गुस्सा आता है। वो राघवन को कहती है कि ये मेरा घर है तो निकल यहाँ से। ये सुन के राघवन उसे गुस्से से धमकी देता है कि तू मुझ पे मेरे बाप जी से चिल्ला मत। वो देखता है कि माल के सारे पैकेट्स खाली हैं। वो सिमी से पूछता है कि इनमें का माल कहाँ गया, सब खत्म कर दिया क्या तूने? अब सिमी राघवन को उसका सामान और गर्लफ्रेंड लेके अपने घर से निकल जाने को कहती है। यहाँ उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और इसी दौरान राघवन गुस्से में सिमी को कांच वाली टेबल पे ढकेल देता है, जिस वजह से सिमी के सर पे चोट लगने की वजह से वो वहीं मर जाती है। उसी वक्त अंकिता बेडरूम से बाहर आती है और ये सब देख लेती है। वो डर के मारे तुरंत ही फिर से बेडरूम के अंदर जाके दरवाजा लॉक कर देती है। राघवन उसे दरवाजा खोलने को कहता है, पर अंकिता दरवाजा नहीं खुलती। वो किसी को मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है,
पर फोन नहीं लगता। राघवन उसे धमकी देता है कि वो उसका फोन दरवाजे के नीचे से उसे दे दे, तो अंकिता डर के उसे अपना फोन दे देती है। फिर राघवन उस बेडरूम के दरवाजे को और घर को लॉक करके नीचे जाता है। उसे पता था कि उसकी हर चीज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है। इधर रमन सिमी के घर का लॉक खोल के अंकिता जिस बेडरूम में थी वो लॉक भी खोल देता है और चुपचाप बिना दिखे वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके पास सिमी के घर की चाबी थी जो उसने उस दिन उस नौकरानी के घर से चुराई थी। इधर राघवन अपनी गाड़ी में रखा रॉड लेके ऊपर जा रहा था, तभी वो लिफ्ट को देखता है कि कोई सिमी के घर के फ्लोर पे गया है, तो वो भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो देखता है कि सिमी के घर का दरवाजा खुला है। वो अंदर जाता है पर वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि अंकिता उसके आने से पहले ही लिफ्ट से नीचे जा चुकी थी। और राघवन उसे वहाँ से भागते हुए देख भी लेता है, लेकिन अब राघवन को पता नहीं चल रहा था कि ये सब कैसे हुआ। फिर भी वो घर के सभी दरवाजे खिड़की पर्दे बंद करता है और सिमी के सिर को उस रोड से कुचल देता है, ताकि सबको लगे कि सिमी को भी रमन ने ही मारा है। वो खुद को दोषी साबित करने वाले सारे सबूत मिटा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस वालों को सिमी की लाश मिलती है, साथ ही वो कार्ड भी जो रमन ने सिमी को दिया था। पुलिस वालों को लगता है कि सिमी का मर्डर भी रमन ने किया है। राघवन का जूनियर उसे कहता है कि अगर उस दिन हमने रमन को पकड़ लिया होता तो आज सिमी मैडम जिंदा होती। जब राघवन सिगरेट पीने बालकनी में जाता है तो वहाँ नीचे उसे रमन दिखाई देता है, जो पुलिस स्टेशन के सामने ही बैठा था। वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर राघवन और उसका जूनियर रमन की पूछताछ शुरू कर देते हैं। रमन राघवन से पूछता है कि आपके जूनियर का यहाँ रहना जरूरी है। तब राघवन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। वो जूनियर रमन से पूछता है कि अगर सरेंडर ही करना था तो उस दिन भागा क्यों? तब रमन जवाब देता है कि मैंने जिंदगी में सब कुछ देखा, बस वो फांसी का फंदा नहीं देखा जो आदमी खुद अपने गले में डालता है। मुझे बहुत मजा आता है ऐसी मौत देखने का जो बाप अपने बेटे को देता है, जो माँ अपने बेटे को देती है, जो आदमी खुद को देता है, क्योंकि उसमें दम नहीं होता पूरा बनने का। मैं तो बस उनको मुक्ति देता हूँ। वो जूनियर उससे आगे पूछता है कि तूने सिमी मैडम को क्यों मारा? तब रमन जवाब देता है कि मैं तो बस उनको देखता था। फिर कल रात मुझे अंकिता नाम की एक लड़की मिली, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुझे उसको लेके जाने के लिए जगह नहीं थी। मेरे पास सिमी के घर की चाबी थी तो मैं उसे उसके घर पे ले गया। रमन यहाँ पर एग्जैक्टली वही सब बता रहा था जो राघवन ने सिमी के घर जाकर किया था। राघवन को भी इस बात का एहसास होता है, इसीलिए वो अपने जूनियर को बाहर भेजकर खुद रमन से पूछताछ करने लगता है। वो बयान रिकॉर्ड करने वाला टेप बंद कर देता है और रमन का कॉलर पकड़ के पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो क्यों कर रहा है ये सब? तब रमन उसे जवाब देता है कि आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करने। वो आगे राघवन से कहता है कि मैंने बचपन में रमन राघव की कहानी सुनी थी। क्राइम करने का अपना अलग ही मजा होता है। मैं बिना कुछ सोचे किसी को भी मारता हूँ। मैं गलती से किसी को नहीं मारता, मैं उन्हें जानबूझ के मारता हूँ। ना मैंने बच्चे की आड़ में मारा, ना धर्म के पीछे छुप के मारा। मैंने उन सबको इसीलिए मारा क्योंकि मुझे उनको मारना था। तब राघवन उसे पूछता है किसी भी को तूने मारा? तब रमन उसे जवाब देता है कि हाँ, उसका इल्जाम पे मेरे सर पे है। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं इस केस में आपका नाम कभी आगे आने नहीं दूंगा, लेकिन अंकिता सब कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि उस रात क्या हुआ अंकिता को सब कुछ पता है, इसलिए अंकिता को मारना पड़ेगा। तब राघवन उसे पूछता है कि इससे तुझे क्या मिलेगा? तब रमन जवाब देता है कि संतुष्टि। रमन को उसका राघव मिल गया। तब राघवन उसे पूछता है लेकिन मैं ही क्यों? तब रमन जवाब देता है कि ये तो हम दोनों ऊपर से लिखवा के लाए हैं। इस दुनिया में हर आदमी का कोई ना कोई है जो उसे बुरा करता है। रमन आगे राघवन को बताता है, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी या खराब थी। जब मैंने पहला मर्डर किया तब मैंने आपको देखा था। यहाँ हमें फ्लैशबैक में 2013 का समय दिखाया जाता है, जब राघवन उस दिन मान लेने उस डिलर चाचा के पास गया था। दरअसल उस चाचा को रमन ने ही मारा था, क्योंकि बचपन में चाचा रमन से बहुत काम करवाता था, इसीलिए एक दिन वो उसके सब पैसे लेके भाग गया था। फिर बहुत सालों बाद जब वो उसे मिला तो रमन ने उसे मार दिया। अब प्रेजेंट में रमन राघव को बताता है इसके बाद में आगे कुछ कर पाता, इतने में आप मुझे वहाँ देखे। दरअसल रमन ने राघवन को उस पड़ोसी को मारते देखा था। रमन आगे राघवन से कहता है फिर अपने हथौड़े से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और चाचा का फोन भी लेके चले गए और अगले दिन खुद पुलिस वाले बन के आए। तभी से मैं आपको पसंद करता हूँ कि यही आदमी है जो मुझे मुक्ति देगा, और आप अपनी मुक्ति औरत में ढूंढ रहे थे। मेरी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। ये सब सुन के राघवन चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि राघवन अंकिता के घर जाके उसे मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।